नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर बात होती है स्पेशल एजुकेशन की। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा फैमिली एंड कम्युनिटी का होल सिलेबस रहेगा। जैसे कि आपके पेपर चल रहे हैं इस समय डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सेकेंड ईयर के पेपर्स चल रहे हैं। तो दोस्तों, सभी अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी हैं, अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जाता है, जैसा कि कल वीडियो में हुआ था। तो आप लोग अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि मित्र से चोरी नहीं की जाती। और शेयर जब किया कीजिए जब आप लोग देख लिया कीजिए, उसके बाद में शेयर कर दिया कीजिए आराम से। क्योंकि अगर आप बीच में शेयर करते हैं या शुरुआत में शेयर करने जाते हैं तो आपको व्हाट्सएप पर ज़रूरी मैसेज देखने को मिल जाते हैं। फिर आप लोग क्या उस मैसेज को देखने लगते हैं, वीडियो भूल जाते हैं, वीडियो आप नहीं देखते। तो चलिए बात कर लेते हैं फैमिली एंड कम्युनिटी के होल सिलेबस पर। पहला आपका जो यूनिट 1 है, इस पर बात होगी। यूनिट 1.1 से लेकर के 1.5 तक आपसे हम बात करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जहां पर मैं आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एग्ज़ाम ट्रिकी आप अगर इंस्टा पर सर्च करते हैं आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर भी आप अगर एग्ज़ाम ट्रिकी सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा। वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको प्रेस कर लीजिएगा। बात करते हैं फैमिली एंड कम्युनिटी का 1.1 और शुरू हो जाइए। पेन कॉपी उठा करके बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लिखते जाइए, या आपके पास में सिलेबस होगा तो उसमें आप लोग टिक करते जाइएगा। बात होती है परिवार की। परिवार के प्रत्यय की बात होती है। आखिरकार परिवार क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, परिवार की डेफिनेशन क्या है, अर्थ क्या है, इन सभी चीज़ों पर बात होगी। तो आप सभी को पता है कि परिवार क्या होता है। समाज की सबसे छोटी इकाई। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार होती है। सबसे छोटी इकाई होती है आपकी परिवार, जिसमें प्रत्येक सदस्य जो है विपरीत लिंगों के साथ, अपने समान लिंगों के साथ रहता है। समान लिंग से आपका भाई बहन हुआ, विपरीत लिंग आपके मम्मी पापा हुए, आप और आपके बहन हुई। तो क्या हुआ? जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य, परिवार में प्रत्येक सदस्य अपने विपरीत लिंगों के साथ तथा दो व्यक्तियों के साथ विवाह के बाद में रहता है। सभी समूहों में से परिवार का एक प्राथमिक समूह है अभिभावक व उनके बच्चे। परिवार के सदस्यों परिवार के जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे के प्रति आशाएं रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं कि अगर हम पर कोई दिक्कत आएगी, हम पर कोई परेशानी आएगी, हमारे अंदर कोई खुशी होगी तो हम लोग बांट के मिल करके साथ में रहेंगे। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, पुत्र पुत्री इत्यादि, ये सभी जो होते हैं वो परिवार के अंतर्गत आते हैं। परिवार मुख्यतः चार भागों में बांटा गया। और पहला आपका जो प्रकार है, मुख्यतः 4 प्रकार। तो पहला प्रकार आपका संयुक्त परिवार हुआ। अभी इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। पहला आपका हुआ संयुक्त परिवार। दूसरा आपका हुआ एकांकी परिवार। तीसरा आपका हुआ विखंडित परिवार। जो मुख्यतः भाग हैं, 4 भाग हैं, विखंडित परिवार। और चौथा आपका हुआ विस्तृत परिवार। तो दोस्तों, ये आपका 4 भागों में परिवार को बांटा गया। अब हम परिवार की परिभाषा पर बात कर लेते हैं। क्या कुछ आपकी परिभाषा है परिवार की। परिवार को मैंने डिटेल में भी और डिटेल में पढ़ाया है। आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो की लिस्ट में जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं परिवार की को बिल्कुल और बिल्कुल डिटेल में। बात कर लेते हैं मैकाइवर जी के अनुसार क्या परिभाषा इन्होंने दी। मैकाइवर जी ने क्या परिभाषा दी? दोस्तों, मैकाइवर जी ने कहा परिवार वह समूह है। क्या कहा? परिवार वह समूह है जिसमें निश्चित यौन संबंध, क्या दोस्तों? निश्चित यौन संबंध स्थापित करते हुए बच्चे पैदा करना व उनका
लालन पालन पोषण करना, यानी कि परिवार वह समूह है जिसमें निश्चित यौन संबंध स्थापित करते हुए बच्चे पैदा करना तथा उनका पालन पोषण करना। अब आप ऐसे कभी नहीं भूलेंगे। मैकआइवर जी ने क्या कहा, याद रखिएगा। मैकआइवर जी ने कहा था, आप अपने परिवार को याद कीजिए, परिवार एक समूह है। आपका परिवार एक समूह है जिसमें एक निश्चित यौन संबंध स्थापित किया जाता है और उसके बाद में बच्चे पैदा किए जाते हैं और उनका पालन पोषण किया जाता है। जैसे आपके माता पिता और आप हुए। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। डेविस ने क्या कहा दोस्तों परिवार के बारे में? डेविस ने क्या कहा? डेविस के अनुसार परिवार के बारे में क्या कहा गया? परिवार व्यक्तियों का समूह है, यानी कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है। इन्होंने भी परिवार को क्या बताया दोस्तों? समूह बताया, जिसमें रक्त संबंध होता है, यानी कि जिसमें क्या होता है? ब्लड रिलेशन होता है, जिसमें रक्त संबंध होता है। क्या होता है? रक्त संबंध होता है और वे इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन, आग बर्न एवं जो डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, आप लोग जितनी भी आपको याद हो रही हैं लिख लीजिएगा। आकबर एवं निमकॉफ ने क्या कहा? परिवार पति पत्नी की संतान रहित व संतान सहित या केवल पुरुष या स्त्री की बच्चे सहित कम या अधिक स्थायी समिति है। तो ऐसा कहा आकबर एवं निमकॉफ जी ने। दो मैंने आपको डेफिनेशन पहले बताई थी, बहुत ही आसान थी, मैकआइवर और डेविस की। इनको आप याद कर लीजिएगा, आपको फंसने वाला है। इंपॉर्टेंट लगाइएगा। दूसरा आपका टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, परिवार की मुख्य विशेषताएं। आखिरकार परिवार है तो उसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए? परिवार की मुख्य विशेषताओं पर बात होगी। परिवार की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? तो पहली आपकी विशेषता होगी पति पत्नी का संबंध। पति पत्नी का संबंध, यह आपकी पहली विशेषता हुई। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या आएगा? पति पत्नी यौन संबंध के परिणाम स्वरूप परिवार का विकास होता है और यह एक विवाह प्रथा या बहुविवाह प्रथा के रूप में पाया जाता है। कहीं कहीं पर विवाह प्रथा होती है जहाँ पर एकांकी विवाह प्रथा होती है, यानी कि एक पति एक पत्नी होगी। जहाँ पर कहीं कहीं पर बहुविवाह प्रथा होती है, यानी कि कहीं पर ऐसा होता है कि पत्नी एक होती है, पति ज़्यादा होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने महाभारत में देखा। और कहीं पर जो पत्नियाँ होती हैं वो अधिक होती हैं और पति केवल एक होता है, भगवान श्री कृष्ण। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है केवल कि पत्नियां उनकी ज़्यादा थीं और उधर महाभारत में क्या था, आपके द्रौपदी थी, उनके 5 पति थे। तो ऐसा परिवार पति पत्नी का संबंध देखने को मिलता है। दूसरा आपका मैंने बताया रक्त संबंध। रक्त संबंध, रक्त संबंध होता है इनमें। परिवार की यह एक विशेषता है कि इसमें रक्त संबंध होता है। माता पिता, भाई बहन, प्रत्यक्ष रूप से दादा दादी, चाचा चाची, ये सभी रहते हैं परिवार में, रक्त संबंध होता है। नेक्स्ट आपका होता है निवास स्थान। ये सभी एक निवास में रहते हैं। अपना जो इनका स्थान होता है, जो इनका स्थायी पता होता है वो एक होता है, तो यह इनका निवास स्थान हो गया। वंश नाम की व्यवस्था। वंश नाम की व्यवस्था, चौथा आपका आ गया वंश नाम की व्यवस्था। ये सभी विशेषताएं चल रही हैं अभी। वंश नाम की व्यवस्था में क्या होता है? प्रत्येक परिवार अपना वंश या गोत्र होता है जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थायित्व होता है और वंश नाम पितृवंशीय या मातृवंशीय होता है। या तो पितृवंशीय होगा या तो मातृवंशीय होगा। ज़्यादातर होता है ऐसा कि जब माता पिता के घर आती है तो मातृवंशी ना होकर के पितृवंशी हो जाता है। जब पिता माता के यहाँ चली जाती है, मतलब माता के यहाँ चले जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर मातृवंशीय नाम हो जाता है। अब हम बात करते हैं भावात्मक आधार। विशेषता क्या है आपका? भावनात्मक आधार। एक दूसरे से भावनाओं से जुड़े होते हैं। अगर घर में कोई शोक है या किसी प्रकार का स्नेह है तो क्या है दोस्तों, अगर शोक है तो उसमें भी साथ में रहेंगे, किसी प्रकार की अगर खुशी है तो उसमें भी साथ में रहेंगे। एक दूसरे से स्नेह, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परिवार की विशेषता यह है। आर्थिक सुरक्षा, किसी प्रकार की अगर उनको पैसे में दिक्कत आ रही है तो उसकी भी सुरक्षा परिवार मिलजुल के करता है।
सामाजिक सुरक्षा, हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज से भी सुरक्षा परिवार के लोग मिलके करते हैं। नेक्स्ट आपका सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान, सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान। नेक्स्ट आपका सामाजिक नियंत्रण, ये सभी आपकी विशेषताएं हैं। सार्वभौमिक आकार और स्थायी व अस्थायी प्रकृति। तो इस प्रकार से आपकी ये विशेषताएं हो गई, आपसे पूछा जा सकता है, 5 नंबर में आपका आ सकता है। अब हम बात करते हैं परिवार के प्रकारों पर। वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया था, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे परिवार के प्रकारों पर। किस पर दोस्तों? परिवार के प्रकार पर। परिवार के प्रकार किस प्रकार से बांटे गए? तो पहला देखिएगा, सत्ता, वंश, निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर 2 प्रकार में बांटे गए। एक आपका पितृ सत्ता और दूसरा आपका मातृ सत्ता। जहाँ पर पिता की जो पिता होंगे वो सर्वे सर्वा होंगे, तो वहाँ पर पिता की सत्ता चलेगी, पिता घर के मुखिया होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माता घर को चलाती है, तो वहाँ पर मातृ की सत्ता चलेगी, माता की सत्ता चलेगी। माता नियंत्रण करेगी सब पर, जो भी कार्य होगा, जो भी पैसे का लेन देन होगा, जो भी आर्थिक सुरक्षाएं होंगी, माता के द्वारा प्रदान की जाएंगी, तो वहाँ पर मातृ सत्तात्मक होगा। अब हम बात करते हैं विवाह प्रणाली के आधार पर। किस पे? विवाह प्रणाली के आधार पर। अभी मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, विवाह प्रणाली के आधार पर। दोस्तों इसमें क्या होता है, एक विवाही जहाँ पर एक पति एक पत्नी होते हैं, बहुपत्नी और नेक्स्ट आपका बहुपति। इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर एक पति होगा, एक पत्नी होगी और उनका बच्चा होगा, तो वहाँ पर एक विवाह परिवार हो गया। बहुपत्नी जहाँ पर एक से अधिक पत्नियाँ होंगी, यह जो सभ्यता है अब लुप्त हो चुकी है। और जो बहुपति है, यह जो सभ्यता है वो घास एवं टोडा जनजाति में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका हम बात करेंगे संगठन के आधार पर। आपसे ये भी आपका जो परिवार के प्रकार हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। संगठन के आधार पर तो इसमें क्या, एकांकी परिवार आपका आता है। दूसरा आपका आता है दोस्तों संयुक्त परिवार। तीसरा आपका आता है विस्तृत परिवार। और चौथा आपका आता है विखंडित परिवार। ये आपका था जो आपका संगठन है उसके आधार पर, विखंडित परिवार। तो यहाँ पर आपका परिवार के प्रकार समाप्त होते हैं। 2 नंबर में या 5 नंबर में आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, या ऐसे भी कह सकता है कि संगठन के आधार पर परिवार को बताइए, परिवार के कितने प्रकार होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं परिवार पर विकलांगता का प्रभाव। बच्चा घर में होता है जब 2 व्यक्तियों की शादी होती है, जब 2 विपरीत लिंगों की शादी होती है और घर में खुशी की लहर होती है। दोस्तों बच्चा होने वाला होता है तब तक घर में खुशी की लहर रहती है, क्योंकि बच्चा क्या सुरक्षित हो जाए, उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, माता और बच्चे सही रहें, यही आशा सब करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो यह आशा है, जो यह खुशी है, बच्चे के जन्म लेने के बाद में परिवर्तित हो जाती है। क्यों परिवर्तित होती है? इसका कारण है कि बच्चा अक्षम हो सकता है। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो गई तो बच्चा क्या हुआ, अक्षम हो गया। अब उस परिवार में शोक उत्पन्न हो जाता है। लोग जो माता पिता हैं तो क्या करते हैं, बच्चे को अस्वीकार की भावना से देखते हैं। उनको यह लगता है कि यह हमारा बच्चा है ही नहीं, तो बच्चे को क्या करते हैं दोस्तों, अस्वीकार कर देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते, उसको अपने से अलग रखते हैं। तो क्या बच्चे को अस्वीकार की भावना आ जाती है। सोचते हैं कि जैसा हमने सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ। और
दूसरी चीज़, जो माता होगी और पिता होंगे वो एक दूसरे पर दोषारोपित करेंगे, एक दूसरे पर एक दूसरे को कहेंगे कि आपकी वजह से हुआ ऐसा, वो कहेंगे आपकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन कारण क्या था एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। जिससे क्या होता है, कभी कभी माता पिता अलग भी हो जाते हैं, कभी कभी माता पिता अलग भी हो जाते हैं। तीसरा होता है डर की भावना। डर की भावना होती है, और डर की भावना क्यों होती है? मान लीजिए एक अक्षम बच्चा पैदा हुआ एक घर में, डर की भावना रहती है कि हम बच्चे को किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, बच्चे को किस प्रकार से हम कार्य करना सिखाएंगे, हम दूसरों के सामने जाएंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। ये सब डर की भावनाएं होती हैं। और जहाँ पर दोस्तों डर होता है वहाँ पर अपराध की भावना आती है। चौथा आपका नंबर है अपराध की भावना। तो क्या होता है, डर अगर हम पर हावी होता है तो हम लोग अपराध करना सीखते हैं। अपराध की भावना आती है कि चलो इस बच्चे को हम कहीं छोड़ देते हैं, या इसको हम इस पर ध्यान ना दे करके इसको हम मार देते हैं। तो ये अपराध की भावना आती है। लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं करना चाहिए ना। बच्चे को उसकी स्थिति के अनुसार उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, शोक की स्थिति हो जाती है। नंबर नेक्स्ट आपका शोक की स्थिति। ये सब परिवार पर प्रभाव पड़ते हैं। अलग करने की प्रवृत्ति, यानी कि कोई अगर घर में सामान्य बच्चा है और एक विशेष बच्चा है तो उसको क्या करेंगे, अलग करने की प्रवृत्ति करेंगे। उनको एक साथ में नहीं रहने के लिए कहेंगे, और उसको क्या करेंगे, बच्चे को दोस्तों अलग करने में क्या कभी कभी कमरे में भी बंद कर दिया जाता है कि बाहर ना निकले। अगर हमारे यहाँ कोई आता है घर में तो हम इस बच्चे को बाहर ना निकालें। अत्यधिक जो अपेक्षाएं होती हैं वो टूट जाती हैं। व्यवसाय से उन्हें समझौता करना पड़ता है। अगर बच्चे को ध्यान देना है तो क्या करना पड़ता है, अगर टाइमिंग से जा रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, तो बच्चा अगर अक्षम हुआ तो उस पर भी ध्यान देना होगा। तो क्या व्यवसाय से समझौता भी करना पड़ेगा। एक मानसिक चिंता रह जाती है कि बच्चे को, नेक्स्ट आपका मानसिक चिंता, तो बच्चे को क्या, बच्चा बड़े होकर के क्या करेगा, हमारे ना रहने के बाद में बच्चा क्या करेगा, बच्चा किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेगा। तो ये सभी चीज़ें आपकी आ जाती हैं बच्चे के अंदर। और परिवार में दिव्यांगता होने के बाद में इन प्रभाव, जो ये प्रभाव वो पड़ते हैं। संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल भाषा में, आपकी भाषा में समझाया है। आप उस जगह पर देख के रखिएगा जो आपके यहाँ बच्चे आते थे, उनके माता पिता किस प्रकार से परेशान होते थे। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपको कुछ याद नहीं करना है। केवल और केवल उन फैक्ट्स को समझना है, उन तथ्यों को समझना है और उनको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। याद करेंगे, भूल जाएंगे, समझेंगे, याद रहेगा। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। मानसिक मंदित बच्चों के पुनर्वास में परिवार का प्रभाव। अब परिवार अगर अच्छा है तो परिवार क्या करेगा, बच्चे को पुनर्वसित करेगा, बच्चे को पुनर्वास प्रशिक्षण देगा, जिससे कि बच्चा सक्षम बन सके, उसको भी समाज में जगह मिल सके, वो भी अपना जीवन यापन स्वतंत्र रूप से कर सके। तो सबसे पहले क्या होता है, पुनर्वास में क्या होता है, कारण जानने की आवश्यकता होती है कि आखिरकार क्या कारण था जिससे कि बच्चा अक्षम हुआ। तो ये कारण जानने की सबसे पहले आवश्यकता होती है। बच्चे की भविष्य की निश्चिंता भी रहती है सभी को कि आखिरकार बच्चा क्या करेगा। अभिभावक ये सोचते हैं कि भविष्य इसका उज्जवल होगा या नहीं होगा। स्वतंत्र विकास की अवस्था, नंबर 3 आपका स्वतंत्र विकास की अवस्था। नंबर 2 आपका बच्चे के विकास की निश्चिंता है। नंबर 3 आपका स्वतंत्रता के या स्वतंत्र विकास की अवस्था। इसमें क्या होता है, एक अक्षम बच्चे को अन्य सामान्य बच्चों की तरह बच्चों का उपयोगी करने के लिए और घूमने खाने पीने के लिए छूट होती है। वो हम कैसे दे सकते हैं, जबकि जिम्मेदारियां जो होती हैं बढ़ जाती हैं। स्वतंत्रता हम बच्चे को कैसे प्रदान कर सकते हैं, जब बच्चे को हम पुनर्वसित करेंगे, बच्चे को हम ट्रेनिंग देंगे, तब बच्चा स्वतंत्र रूप से हो सकता है।
अक्षम बच्चों हेतु जन सहयोग प्राप्त करना, जो बच्चे अक्षम है, नंबर 4 आपका पॉइंट था, अक्षम बच्चों हेतु जन सहयोग प्राप्त करना। अक्षम बच्चे हैं उनके लिए समाज में क्या उनकी लिए लोग सोचते हैं, उनके भाई बहन उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो उनको समाज से जोड़ना। अक्षम बच्चों की समस्या की पहचान करना, समस्या की पहचान करने के बाद में समस्याओं का निदान करना, ये सभी चीज़ें आती हैं। जब पहचान होगी उसके बाद में हम उसका निदान करेंगे, डायग्नोस्टिक करेंगे। आकलन का क्या प्रभाव पड़ता है, परिवार की आवश्यकताओं का आकलन स्तर के अनुसार हम करेंगे, सदस्यों के आधार पर करेंगे। तो ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा स्वयं से, क्योंकि 1.5 आपका है। परामर्श कौशल, पेपर में पूछा जाने वाला टॉपिक परामर्श कौशल क्या होता है, 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक पूछा जाने वाला टॉपिक है दोस्तों। तो हम पहले डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं, और डेफिनेशन आपकी बॉर्डिन के अनुसार इन्होंने परामर्श के बारे में क्या कहा, उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा अपने शब्दों में। अगर मान लीजिए आपको ये डेफिनेशन नहीं याद हुई, आप इसको भूल गए, तो आप लोग अपने शब्दों में परामर्श कौशल किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि अगर 2 नंबर में आता है तो आपको वहाँ पर छोड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा प्रश्न। परामर्श वह प्रक्रिया है, अपने शब्दों में अगर हम बात करें कि परामर्श वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान के लिए सहायता की जाती है। समस्याओं के समाधान के लिए सहायता की जाती है, इसके द्वारा लोगों का निर्णय लेने में सहायता पहुंचाई जाती है। और परामर्श का उद्देश्य क्या होता है, समस्याओं से निकलने के लिए समाधान की स्थिति को प्रोत्साहित करना। आप समझ गए होंगे, परामर्श के दौरान हम क्या करते हैं, सुनने का प्रयोग करते हैं, और प्रयोग की जाने वाली भाषा जो होती है उसको स्वीकारते हैं, उस पर बल दिया जाता है। तो ये सब परामर्श के दौरान होता है। बॉर्डिन के अनुसार अब हम देख लेते हैं परामर्श को क्या कहा गया। परामर्श एक प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से एक व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान में सहायता दी जाती है। क्या कहा इन्होंने, परामर्श एक प्रक्रिया बताई। बॉर्डिन ने क्या कहा, परामर्श एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, साक्षात्कार किया जाता है, यानी कि इंटरव्यू का यूज़ किया जाता है, इंटरव्यू मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसके माध्यम से क्या कहा, एक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने में सहायता दी जाती है। परामर्श के बारे में बताया। परामर्श की आवश्यकताएं क्यों होती हैं, परामर्श की आवश्यकताएं क्यों होती हैं, आवश्यकताओं पर बात कर लेते हैं। पहली आवश्यकता होती है विद्यार्थी के संपूर्ण विकास में सहायता। दूसरी आपकी उचित विषय में को चुनने में मदद मिलती है। विद्यार्थियों में जो भी कमियां होती हैं उनको दूर करने में सहायता। विद्यार्थी के व्यावसायिक विकास में सहायता। नई चुनौती को स्वीकार करने में सहायता। जो किशोर हैं उनके कार्यों को ठीक से निभाना। लक्ष्य क्या होता है दोस्तों, लक्ष्य क्या होता है परामर्श कौशल का, लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य होता है आत्मविश्वास बनाना, तनाव से दूर करना बच्चे को, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसका विकास करना, व्यक्ति के संपूर्ण विकास में को प्रगति करना, मतलब प्रगति में लाना परामर्श देना होता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक कोपिंग बिहेवियर, सामंजस्य व्यवहार। इसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि जो समायोजन होता है या जो सामंजस्य व्यवहार होता है ये क्या होता है और बाधाएं क्या क्या होती हैं, पढ़ लीजिएगा स्वयं से थोड़ा। परिवार की आवश्यकता एवं हस्तक्षेप, यानी कि बच्चे की परिवार में क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं और उसमें हम हस्तक्षेप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बात करते हैं किसी भी बच्चा, अगर कोई भी बच्चा है आपका बच्चा परिवार में रहता है, परिवार का सक्रिय सदस्य होता है। कोई भी बच्चा अगर अक्षम बच्चा जन्म लेता है परिवार में, तो माता पिता उसकी ज़रूरतें समझने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास करते हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है उनकी। उन्हें परिवार के सदस्यों में अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो परिवार का सदस्य है, अगर दादी बाबा या चाची चाचा घर में साथ में रह रहे हैं तो बच्चा अत्यधिक सीख सकता है। आवश्यकता क्या क्या होगी, पहली आवश्यकता आप देख लीजिए कि बच्चा जो है अक्षम बच्चे हेतु जन सहयोग को प्राप्त करना। दूसरी आपका लोक कल्याण हेतु कार्य करना। अक्षम बच्चों की जो सहायता है उसको पहचानना। अक्षम बच्चों की समस्याओं का निदान करना।
पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार की भूमिका स्वीकार करने की आवश्यकता और बच्चों की आवश्यकता या अभिभावकों की आवश्यकता। हस्तक्षेप किस प्रकार से करेंगे? किसी भी परिवार में अक्षम बच्चा जब पैदा होता है तो वहाँ की समस्याएं बढ़ जाती हैं। मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ। प्राथमिक हस्तक्षेप करेंगे, नैदानिक हस्तक्षेप करेंगे और समापन हस्तक्षेप करेंगे। बच्चे को हम पहले देखेंगे कि उसके अंदर कमियां क्या हैं, वो आपका प्राथमिक हस्तक्षेप के अंतर्गत आएगा। नैदानिक जो भी कमियां हैं उसको दूर करेंगे और समापन जो भी कमियां हैं दूर करने के बाद में हम उसकी जो दूसरी कमियां हैं उनको पहचानेंगे और उनका दूर करेंगे। इसी प्रकार से जो समापन है, जो उनकी प्रक्रिया है वो चलती जाएगी। व्यावसायिक कार्य तक उसको हम ले जाएंगे समाप्त करते हुए। मानसिक मंदित बच्चों के लिए पहचान। होम विजिट थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। होम विजिट के बारे में आप लोग पढ़ के भी गए होंगे, होम विजिट पढ़ लीजिएगा। बच्चों के पालन पोषण को प्रभावित करने वाले कारक। आखिरकार बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। पहला कारक आपका सामाजिक आर्थिक कारक, यानी कि समाज प्रभावित कर सकता है, वहाँ की संस्कृति प्रभावित कर सकती है, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र है तो उसको प्रभावित कर सकता है। अगर अभिभावक हैं, अगर वो अच्छे अभिभावक हैं, घर में अच्छे से रहते हैं, बच्चे पर ध्यान देते हैं तो वो प्रभावित करते हैं। अगर बच्चे को कुंठा महसूस होती है, बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो दोस्तों बच्चे प्रभावित होते हैं। पर्यावरण भी प्रभावित करता है। तो ये सभी बच्चे के पालन पोषण को, बच्चे की डेवलपमेंट को प्रभावित करने के कारण होते हैं। अभिभावक कार्यकर्ता हस्तक्षेप आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जो भी अभिभावक हैं और घर में अगर कोई कार्यकर्ता जाता है बच्चे को पढ़ाने के लिए तो किस प्रकार से उसके बीच संबंध होगा, क्या कुछ होगा, किस प्रकार से प्रेरणा दी जाएगी, भावात्मक संबंध कैसे होंगे, अभिभावक और व्यवसायिक के संबंध किस प्रकार से बनेंगे, ये सभी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। विकलांगता बनाम सामान्य बच्चे, यानी कि विकलांग बच्चे या दिव्यांग बच्चे, या विकलांग शब्द का यूज़ नहीं करते। दो चीज़ें आप लोग दोस्तों याद रखा कीजिए। आप लोग आईडी के स्टूडेंट्स हैं, पहले आप लोगों को मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था, अब बौद्धिक अक्षमता कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है। तो कोई भी अगर कमेंट किया कीजिए या किसी को अगर आप बताया कीजिए तो अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या बौद्धिक अक्षमता के बारे में बताया कीजिए। अब एमआर ना बोला कीजिए, अब नहीं अच्छा लगता। जैसे विकलांग हम यहाँ पर यूज़ तो करते हैं, लेकिन दिव्यांग जो शब्द है उससे बेटर है, उससे अच्छा है, तो हम लोग दिव्यांग यूज़ करेंगे। अभी हम लोग रिदम में नहीं आए हैं। धीरे धीरे सभी अभ्यर्थी कोशिश कीजिए कि दिव्यांग यूज़ कीजिए, और अच्छा लगता है जब हम लोग दिव्यांग यूज़ करते हैं। दिव्यांग बच्चे वर्सेस सामान्य बच्चे। वह भाई बहन जो अक्षम बच्चों के साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं। परिवार की क्योंकि बात हो रही, फैमिली एंड कम्युनिटी की बात हो रही है, तो घर में सामान्य बच्चे भी होंगे, आपके विकलांग बच्चे भी होंगे, दिव्यांग जिनको हम बोलते हैं दिव्यांग बच्चे भी होंगे। तो सामान्य बच्चे जो हैं वो अपने दिव्यांग बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ घर में रहेंगे। उनको समस्याएं होती हैं, काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। अगर वो कुंठा महसूस नहीं करते हैं तो सभी जगह अपने भाई बहनों को ले जाते हैं, दिव्यांग भाई बहनों को। अगर वो कुंठा महसूस करते हैं या कोई उन्हें कुछ कहता है तो उन्हें बुरा लगता है तो क्या करते हैं, वो उनसे बोलते हैं कि आप लोग हमारे फ्रेंड्स के सामने या किसी भी प्रकार की गतिविधियों में हमें परेशान ना करें। तो ये होता है। कहीं कहीं पर दोस्तों गर्व की भावना भी महसूस की जाती है, तो कहीं कहीं पर जो शर्म की भावना है वो भी महसूस की जाती है। गर्व कब महसूस किया जाएगा? बच्चा गर्व कब महसूस करेगा, और बच्चा जो है वो गुस्सा कब महसूस करेगा, शर्म कब महसूस करेगा? तो गर्व कब महसूस करेगा? जब सामान्य बच्चे उसको अपने साथ खेलने देंगे, उसको अपने साथ रखेंगे तो बच्चे को गर्व महसूस होगा, बच्चा अपने पर प्राउड फील करेगा। और शर्म या गुस्सा कब महसूस करेगा? जब बच्चा अपने साथ सामान्य बच्चे उसको नहीं खिलाएंगे, गतिविधियों में उसके साथ नहीं रहेंगे। क्रोध, गुस्सा या ईर्ष्या कब आती है दोस्तों? गुस्सा कब आती है? जब कोई सामान्य बच्चा दिव्यांग बच्चे को कुछ भी गलत कहता है तो दिव्यांग बच्चे को गुस्सा आती है। दिव्यांग बच्चा जब सामान्य बच्चे का कोई अनहित कर देता है, जाने अनजाने में ही करता है, क्योंकि वो जान के तो कोई भी अनहित नहीं करता, तो वहाँ पर दोस्तों ईर्ष्या आती है। अपराध भाव और शर्म, तो ये सब चीज़ें मान लीजिए अपराध किस प्रकार से, अपराध भाव
व शर्म किस प्रकार से होगा आपका। यदि कोई बच्चा जिसका सिर एक बड़ा है, जिसको हम हाइड्रोसिफेली बोलते हैं, आप सभी को पता है, मान लीजिए उसका जो मुख है वो अजीब सा है, तो दूसरे व्यक्ति उसे देखकर अपना दोस्त नहीं बनाते। यह विचार उसके अंदर घृणा देता है और अपराध या शर्म की भावना महसूस होती है उसको। अपराध किस प्रकार का, वो स्वयं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता है। बच्चा उदास भी रह सकता है। वह अन्य मित्रों से जब घर में जो उनके भाई बहन हैं उनको अगर बुलाएंगे और अगर विशेष बच्चे का मजाक उड़ाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, उदास बच्चा हो जाएगा, शर्म महसूस करेगा, चिंता व भय भी लगा रहता है। अकेलापन, तनाव और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए सभी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं केस हिस्ट्री पर। और केस हिस्ट्री आप लोग पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा केस हिस्ट्री को। केस हिस्ट्री के उद्देश्य क्या हैं, आप लोग केस हिस्ट्री को पढ़ लीजिएगा, यानी कि और उसके हम उद्देश्यों पर बात कर लेते हैं। साथ ही साथ थोड़ा चलिए केस हिस्ट्री पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपसे जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें बात हो रही हैं तो थोड़ा केस हिस्ट्री भी जान लेते हैं। केस हिस्ट्री किसी अकेले व्यक्ति की घटना या समुदाय की खोजबीन करता है। आंकड़े प्रायः विभिन्न साधनों एवं विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। केस हिस्ट्री दोस्तों अवलोकन के द्वारा बनाई जाती है, ऑब्जर्वेशन करके बनाई जाती है, जिसको अवलोकन बोलते हैं। क्या कहते हैं, अवलोकन जिसको बोलते हैं, और जिसको हम साक्षात्कार बोलते हैं। इसके द्वारा दोस्तों केस हिस्ट्री ली जाती है, जो कि जन्म की जो दौरान नैदानिक चिकित्सा होती है उसमें काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आखिरकार उद्देश्य क्या थे केस हिस्ट्री के, तो विद्यार्थी स्वतंत्र होकर सृजनात्मक ढंग से समस्या पर विचार कर सकते हैं। वे अपने पूर्व में ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन हो सकेगा। छात्रों की प्रेरणा व अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास हो सकेगा, उसमें वृद्धि हो सकेगी। स्वयं अपने अनुभव सीखने का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और घटना में नवीन तथ्यों को जान सकेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग केस हिस्ट्री के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा व्यक्तिगत इतिहास क्या होता है, केस हिस्ट्री के लाभ क्या होते हैं। पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है। होम विजिट, गृह मुलाकात, होम विजिट दोस्तों पढ़ लीजिएगा इसको भी आप, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको पूछा जा सकता है। केवल और केवल ध्यान दीजिएगा, लैंगिकता, लैंगिकता नेक्स्ट आपका टॉपिक है लैंगिकता। लैंगिकता क्या होती है, आप सभी को पता है कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा लैंगिकता के बारे में चर्चा करता है एक दूसरे बड़े या अपने से छोटे व्यक्ति से, तो उसको शर्म महसूस होता है। लगभग लैंगिकता पर चर्चा वही करते हैं जो आपस में मित्र होते हैं, और इन्हीं कारण से जो काफ़ी चीज़ें हैं बच्चों को नहीं पता हो पाती और वे गलतियां कर बैठते हैं। और आप सभी को पता है, चाहे वह सामान्य बच्चा हो चाहे वह विशेष बच्चा हो, जो जितने भी बच्चे हैं कह सकते हैं कि जो विपरीत लिंग है उसके साथ उनका आकर्षण जो होता है वो बढ़ता है, क्योंकि बात हो रही परिवार की। तो क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें उनको ना पता होने के कारण वे नहीं जान पाते जिन चीज़ों को, तो लोग क्या करते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। उसमें जब उनको लैंगिकता के बारे में नहीं पता होता है, जब उनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, तो क्या होता है दोस्तों, जो भावनात्मक संतुष्टि व अधिकार, जो सामाजिक संस्कृति उनकी है, उस पर ध्यान वो नहीं दे पाते। मानसिक रूप से जो मानसिक मंदिर जो बच्चे होते हैं, काफ़ी उनके अंदर जो गलत धारणाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, उनमें भावना व संवेग नहीं होते। वे लैंगिक कार्यों में रुचि नहीं लेते, रुचि जो है वो नहीं लेते। वे लैंगिक रूप से अधिक उत्तेजित होते हैं और वे लैंगिक कार्य करने के योग्य नहीं होते। कुछ लोग समझते हैं कि हम बच्चे का विवाह करा देंगे तो बच्चा सही हो जाएगा,
बच्चे को हम अगर उसको अगर सफल बनाना है तो उसको विवाह करना वो उचित समझते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कभी कभी नहीं होता है और लगभग नहीं होता है केसेस में। सफल विवाह की योग्यता क्या होनी चाहिए? सफल विवाह की योग्यता, सफल विवाह कब होगा उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? बौद्धिक, भावनात्मक व शारीरिक परिपक्वता। बच्चे के अंदर, बालक के अंदर, व्यक्ति के अंदर बौद्धिक, भावनात्मक और शरीर की जो है परिपक्वता होनी चाहिए, तब आपका सफल विवाह माना जाएगा। नए परिवार व जीवन साथी के साथ समायोजन की योग्यता होनी चाहिए। दैनिक रहन सहन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। नए परिवार के जो कार्य हैं उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार से किया जाएगा उसकी क्षमता होनी चाहिए। परिवार दोस्तों, फैमिली एंड कम्युनिटी केवल और केवल आप लोगों के परिवार पर ही आधारित है। अगर आप लोग परिवार को देखते हैं, समाज को समझते हैं, तो आप लोगों की जो फैमिली एंड कम्युनिटी का जो पेपर है बहुत ही अच्छे से निपट जाएगा। माता पिता का परिवार में सहभागिता क्या रहेगी? माता पिता जो हैं वो किस प्रकार से परिवार में सहभागी होंगे? व्यवसाय किस प्रकार से कराएंगे? ये सभी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर मैं आपको ब्रॉड तरीके से बताऊंगा तो काफ़ी लंबा लेंदी हो जाएगा। इन चीज़ों को केवल और केवल आपको देखना है और समझ लेना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी अभिभावक संघ, उसके लाभ क्या होते हैं इसको पढ़ लीजिएगा। पेरेंट्स एसोसिएशन इम्पॉर्टेंट देख लीजिएगा। बात और प्रशिक्षण एवं परिवार, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं संसाधन जुटाना, यानी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन। संसाधन जुटाना क्या होता है दोस्तों? पुनर्वास सरकारी और गैर सरकारी संरक्षण में के द्वारा एक मिला जुला रूप होता है, जहां पर पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं। समुदाय, व्यावसायिक और जो अक्षम व्यक्ति हैं, इनके माता पिता जो होते हैं वो स्वयं का योगदान भी इसमें लेते हैं, उनका योगदान भी उसमें चाहिए होता है। समुदाय को संगठित करना, समुदाय संसाधन जो इसको किस प्रकार से संगठित करेंगे? तो मानसिक मंदित जो व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताओं के बारे में समुदाय को जागृत करना, समुदाय में जितनी भी चीज़ों का विकास नहीं हुआ है, जो भी चीज़ समुदाय के लोग नहीं जानते हैं उनको बताना, उनको आगे बढ़ाना। जो सामाजिक पहलू है, सामाजिक भागीदारी है, उस पर जोर देना और संसाधनों को संगठित करने की कार्यविधि करना। इसी प्रकार से आपका कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, समुदाय भागीदारी, पुनर्वास, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आखिरकार CPR क्या होता है? स्ववकालत। स्ववकालत जिसको मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, डिटेल में पढ़ाया है। स्ववकालत क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? स्ववकालत को हम क्या बोलते हैं? आत्मवकालत। स्ववकालत को क्या बोलते हैं? आत्मवकालत, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एडवोकेसी। सेल्फ एडवोकेसी परिभाषा क्या होगी? आत्मवकालत का अर्थ है कि व्यक्ति का अपने निहित पक्ष में वकालत करना, स्वयं के पक्ष में वकालत करना। यह सभी सामाजिक सक्रिय आंदोलनों का आधार है और आत्मवकालत अक्षम बच्चों को स्वयं के लिए, दूसरों के लिए बोलने का अवसर देती है। जो अक्षम बच्चे हैं उनको बोलने का अवसर देती है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आत्मवकालत कहलाता है। वकालत एक ऐसा संबंध है जो व्यक्ति और अपने अधिकार की वकालत करना वकालत के द्वारा ही संभव होता है। उद्देश्य क्या होंगे? इसको ब्रॉड तरीके से आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो 5 नंबर में आप पढ़ सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकता है। स्वयं वकालत के उद्देश्य अपने अधिकारों को जानना व उनके लिए खड़े होना। स्वयं वकालत का उद्देश्य हुआ आपका पहला। अपनी आवश्यकता के अनुसार सहायता मांगना, सूचनाएं प्राप्त करना, निर्णय लेने की क्षमता क्या है उसको देखना, ध्यान देना, नेतृत्व की भावना का विकास करना और स्वयं वकालत के माध्यम से निश्चित व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सकता है।
समुदाय क्या होता है दोस्तों, समुदाय क्या होता है, समुदाय की विशेषताओं पर बात होगी। समुदाय क्या होता है और समुदाय की विशेषताएं क्या होती हैं। व्हाट इज समुदाय, कम्युनिटी। मेंजर ने कहा समुदाय के बारे में, मेंजर ने क्या कहा समुदाय के बारे में, वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। तो उधर डेविस जी बैठे थे पास में ही, उन्होंने क्या कहा, डेविस जी ने तुरंत कह दिया कि समुदाय सबसे छोटा समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष आते हैं। पास में ही उनकी विशेषताओं पर ही इन दोनों ने चर्चा की और विशेषताएं क्या बताईं, तो विशेषताएं बताईं, विशेषताएं क्या बताईं कि लोगों का समूह। पहली विशेषता आपका लोगों का समूह, पहली हेडिंग आपकी लोगों का समूह। समूह से क्या तात्पर्य है, सदस्य जो होते हैं वो समूह में रहना पसंद करते हैं, जो एक साथ रहते हैं और साथ में जीवन यापन करते हैं, जो भी एक दूसरे से किसी ना किसी उद्देश्यों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दूसरा आपका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, इसको भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो अपलोड की थी, आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रॉड तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, समुदाय एक अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें एक समुदाय की निश्चित सीमाएं होती हैं, जो समुदाय के लोगों के द्वारा, बाहरी व्यक्ति के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। किसी भी समुदाय का सदस्य बनने के लिए भौगोलिक क्षेत्र में रहना आवश्यक होता है। श्रम का विभाजन तीसरा आपका होता है दोस्तों, श्रम का विभाजन तीसरी हेडिंग। चौथी हेडिंग आपकी हुई सामुदायिक भावना, सामुदायिक भावना, क्या, सामुदायिक भावना। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप लोगों तक अगर सभी के पास तक वीडियो ना पहुँचे तो दोस्तों थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ख़राब लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की वीडियो बनाने में और सभी बच्चों के पास वीडियो नहीं पहुँची। तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास में। और आगे देखते हैं आपका सामुदायिक भावना में क्या होगा, सामुदायिक स्थायी क्षेत्र माना जाता है और उसमें क्या कहा जाता है, जो परंपरा होती है, वहाँ की जो संस्कृति होती है, जो भाषा होती है, उसका एक साथ में सभी प्रयोग करते हैं। उद्देश्य क्या होंगे, CBR क्या होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। CBR के उद्देश्य क्या होंगे, मुख्य घटक क्या होंगे, सरकारी और गैर सरकारी जो आपकी संस्थाएं होती हैं वो क्या होंगी। तो सामुदायिक स्तर पर इनका जो प्रयोग होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। जो गैर सरकारी और सरकारी संस्थाएं हैं ये दोस्तों क्या करती हैं, ये पोस्टर और बैनर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दोस्तों समुदाय में जो बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है, जो जागरूकता फैलाई जाती है वो किया जाता है। माता पिता से मिलकर के व्यक्तिगत रूप से उन्हें समझाया जाता है अक्षम बच्चों के बारे में। बच्चों की निःशक्तता पर ध्यान दिया जाता है, जो उनको मेडिकल सेवाएं प्रदान करनी होती है उस पर ध्यान दिया जाता है। अक्षम बच्चों के लिए सामुदायिक जीवन से जोड़ने के लिए समाज को प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हम लोग CBR के अंतर्गत करते हैं, बाधा रहित वातावरण। बाधा रहित वातावरण क्या होता है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, हर बार आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। समुदाय आपका मैंने आपको बता दिया कि जो आपका जितनी भी चीज़ें हैं, अनिवार्य सदस्य होना चाहिए, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। समुदाय के प्रकार, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, कस्बा। इसका मैं जो वीडियो है आपको टेलीग्राम पर समुदाय का जो वीडियो टोटल वीडियो उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च करके उसका जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। SDD स्टेट डिसेबिलिटी डिवीज़न फुल फॉर्म होती है, याद कर लीजिएगा, पेपर में हो सकता है आपसे पूछ दे। और इसी प्रकार से CRC की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। और इंडियन लुनासी एक्ट ILA 1912 इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। NTA एक्ट इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। विकलांग व्यक्ति समान अवसर जो आपका PWD एक्ट था उसकी भी, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे।
नेक्स्ट आपका आरसीआई का जो कार्य होता है क्या होता है, एनटीए एक्ट के अंतर्गत जो योजनाएं चलाई गई, एनटीए एक्ट के अंतर्गत जो योजनाएं चलाई गई, ज्ञान प्रभा योजना, उद्यम प्रभा योजना, अरुणिमा योजना, निरम्या योजना और घरौंदा योजना, ये सभी योजनाएं जो थी एनटीए एक्ट के अंतर्गत चलाई गई। तो लगभग आपका जो टॉपिक था वो समाप्त होता है और जो आपका मॉडल पेपर प्रस्तुत किया जाएगा उसमें आपको जितने भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको बता दिया जाएगा। अच्छे से तैयारी करके जाइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास में दोस्तों, क्योंकि गुरु से कपट और मित्र से चोरी नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे हर बार बोलता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।